नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स एनसीईआरटी, ठीक, कक्षा 9 की एनसीईआरटी की फिजिक्स विषय के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या मुख्य बातें समाहित की गई है। आपकी पीसीएस परीक्षा 2026, ठीक, पीसीएस परीक्षा 2026, 72 बीपीएससी, हाई कोर्ट आरओ, ठीक। और आपको पता है कि जल्द ही लोक सेवा आयोग द्वारा फिर से आरओ की वैकेंसी आने वाली है, ठीक। तो पीसीएस 26, आरओ, हाई कोर्ट और यूपी पीसीएस आयोग से बीपीएससी 72 के लिए यह साइंस का मैटर बहुत आवश्यक होता है, ठीक। इसलिए आप लोगों प्रयास करिए कि पूरा वीडियो देखिए और सारा मैटर निःशुल्क है, तो ज़रूर वीडियो तो ज़रूर देख लीजिए करिए। हर वीडियो में आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इतने वीडियो इतिहास के डाले गए हैं, मॉडर्न इंडिया के, आधुनिक भारत के, भूगोल के और करंट अफेयर्स के तमाम मैटर दिए गए हैं। साथ ही रोज प्रयास किया जा रहा है आपको वीडियो उपलब्ध कराने का। ज़्यादा बड़े वीडियो होते नहीं, छोटे वीडियो तो कृपया उसको देखेंगे तो आपको बेसिक तो क्लियर होगा, साथ ही साथ कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ क्या है? देखिए, एनसीईआरटी में जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, उसमें खास मैटर नहीं है। कक्षा 9 से 12 तक की एनसीईआरटी की साइंस में बहुत अच्छे मैटर हैं। तो कक्षा 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी आपको 9 से 12 तक की एनसीईआरटी कवर की जाएगी, ठीक। तो शुरू में बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी ताकि चीज़ें आगे चल के जब 9, 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पहले से चीज़ें पता होनी चाहिए। पदार्थ या मैटर क्या है? जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और स्थान घेरती उसे पदार्थ कहा जाता है, ठीक। क्या है? कोई भी ऐसी वस्तु जो द्रव्यमान हो जिसका और वह स्थान घेरती हो, ठीक, तो वह पदार्थ है, मैटर। भारतीय धर्म ग्रंथों या दार्शनिक ग्रंथों में 5 तत्वों को मिला के, पंच तत्वों को मिला के ही किसी पदार्थ की निर्माण होता है। कौन से 5 तत्व हैं? पृथ्वी, क्षित, जल, पावन, गगन, समीरा। याद रखिएगा ये लाइन। क्षिति, जल, पावन, गगन और समीर। एक दोहा टाइप का है, क्षिति, जल, पावन, गगन, समीरा। इसी 5 तत्वों से, क्षिति माने आपका आकाश, जल माने जल, पवन माने वायु, ठीक, गगन माने क्या होगा? अनल समीर होगा, सॉरी, गगन नहीं, अनल समीर होगा, अग्नि, और समीर माने वायु, ठीक। पृथ्वी होगा। तो इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं? 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। फिजिक्स में पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक। पदार्थों के कुछ गुण होते हैं। यह पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। छोटे छोटे कण मिलके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक, आपस में जुड़कर। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में परस्पर आकर्षण बल होता है। जैसे एक आप पत्थर का टुकड़ा लीजिए तो उसमें देखेंगे छोटे छोटे बालू के कण आपस में जुड़े होते हैं, ठीक। मान लीजिए एक पत्थर का टुकड़ा है तो उसमें आप जब देखेंगे छोटे छोटे बालू के कण जुड़े हुए हैं, तो जो कण है वो सूक्ष्म होते हैं अत्यंत। उन दो कणों के बीच में गैप होता है, रिक्त स्थान होता है। ये गतिशील भी होते हैं, ठीक। और दूसरी बात, चौथी बात होती है, इनमें आकर्षण बल होता है। इसी आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, याद रखिएगा, ठोस, द्रव, गैस।
ठोस में क्या होता है, आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। द्रव में आयतन निश्चित होगा, जैसे 1 लीटर दूध, ये पता है कि दूध कितना है, 1 लीटर, लेकिन उस दूध को आप किसी 2 लीटर के बर्तन में रखिए, फिर उसको 5 लीटर के बर्तन में रखिए, या छोटे भगोने में रखिए, या फ्राई पैन में और बड़े में, तो जैसा आकार रहेगा बर्तन का उसी आकार में दूध फैल जाएगा। तो इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं होता द्रव का। गैस में न तो आकार निश्चित होता है न तो आयतन, दोनों ही अनियमित होते हैं। पदार्थ में संपीड़न क्षमता नगण्य होती है, यह पात्र के आकार को ग्रहण कर लेते हैं द्रव वाले, और गैस अत्यधिक संपीड़ित होते हैं। ठीक, इनके कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। ठोस में के कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। द्रव में प्रवाहशील होता है और सबसे कम होता है गैस में। कण व्यवस्थित रूप में पास पास स्थित होते हैं, कण पास पास होते हैं परंतु एक दूसरे से फिसल भी जाते हैं द्रव में, और कण अनियमित रूप से दूर दूर होते हैं। विसरण डिफ्यूजन क्या है, दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, जैसे गैस, द्रव, ठोस। ठीक, विसरण। घनत्व क्या है, घनत्व का मापन याद रखिएगा, घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर घनत्व। एसआई मात्रक क्या है घनत्व का, किलोग्राम प्रति घन मीटर प्रति क्यूब मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी अपान एम क्यूब, ये एसआई मात्रक होता है घनत्व का। ठीक, तापमान की इकाई क्या होती है, केल्विन। ठीक, केल्विन का पैमाना क्या है, 0 सेंटीग्रेड से 273 सेंटीग्रेड तक, वो नहीं, 0 सेंटीग्रेड प्लस 273 मतलब 373। केल्विन में 0 प्लस 273 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 373। ठीक, 100 कम से कम होता है और अधिकतम कितना होता है, 373। इसका सबसे कम पैमाना 273 होता है केल्विन का। तो अगर सेल्सियस में जब बदलना हो केल्विन को, सेल्सियस पैमाने में केल्विन पैमाने को बदलना हो तो क्या करते हैं, केल्विन में से जितना केल्विन का मान है उसमें से 273 माइनस कर देते हैं तो सेल्सियस का पैमाना निकल के आ जाता है। ठीक, और अगर मान लीजिए केल्विन निकालना है, सेल्सियस दिया है तो उसमें 273 जोड़ देंगे, जितना सेल्सियस पैमाना दिया रहेगा उतने में 273 जोड़ देंगे। ठीक, गलनांक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है। बर्फ है ठोस, वह तापमान जिसमें बर्फ पिघल के पानी बन जाए, गलनांक, तो वह 0 पॉइंट होता है। बर्फ का गलनांक 0 सेंटीग्रेड होता है, या केल्विन में 273, सेंटीग्रेड में 0 होता है, 0 सेंटीग्रेड, और केल्विन पैमाने पे 273 केल्विन। ठीक, केल्विन पैमाने में एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब भी केल्विन पैमाना लिखा रहेगा यहाँ डिग्री नहीं लगेगी, ये बात याद रखिएगा। कभी कोई क्वेश्चन में दे दे और आप भूल से टिक कर दे, दो ऑप्शन दे दे, 273 डिग्री और 273 के, 273 डिग्री के, 273 के, तो 273 के होगा, डिग्री वाला नहीं होगा। केल्विन पैमाने में डिग्री ऊपर नहीं लगाई जाती। ठीक, क्वथनांक क्या है, वह तापमान जिस पर द्रव गैस के रूप में परिवर्तित हो जाए। क्वथनांक क्या होता है, 100 सेंटीग्रेड पैमाने पे क्वथनांक मतलब वह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, और केल्विन पे 200 373, 100 जोड़ दिए तो याद रखिएगा 0 सेंटीग्रेड क्या है, गलनांक पॉइंट, और 100 क्या है, 100 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। ठीक, और यही केल्विन में क्या होगा, 273 और 373। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, प्रत्येक पदार्थ की कोई न कोई थोड़ी बहुत गुप्त ऊष्मा होती है, याद रखिएगा। संलयन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, अर्थात कोई ठोस पदार्थ है,
या द्रव के रूप में न बदल के सीधे गैस के रूप में बदल जाए तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक, ऊर्ध्वपातन जैसे कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, शुष्क बर्फ है। जब हम शुष्क बर्फ को गर्म करते हैं तो वाष्प बन के उड़ जाता है, पानी में नहीं बदलता। ठीक, बर्फ के कई रूप होते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो आपको बर्फबारी के रूप में, वर्षा के रूप में जो गिरते हैं वो अलग बर्फ है। जो घरों में या कहीं फैक्ट्रियों में जमा के बर्फ बनाया जाता है वो अलग बर्फ होते हैं। ठीक, तो सामान्य बर्फ की बात हो रही है। यह जब इसे गर्म किया जाता है तो ये सीधे गैस में बदल जाते हैं, जल या द्रव में नहीं बदलते। मतलब ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि एक गिलास पानी है, उसमें बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है और कुछ देर छोड़ दिया जाता है, सारी बर्फ क्या नाम है, गर्म होके गल जाती है। तो पानी का जो लेवल है गिलास में या टब में या किसी बर्तन में, क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा? तो याद रखिएगा, ये प्रश्न हमेशा आया है, बहुत लोग गलत करते हैं। स्थिर रहेगा, क्योंकि बर्फ सीधे गल के द्रव में न बदल के वाष्प में बदल के उड़ जाएगी। तो क्या है? ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो रही है। ये चारों नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, खास करके वनडे एग्जाम में। पहले पीसीएस का भी पेटेंट क्वेश्चन था। ठीक, अब पीसीएस में थोड़ा परिवर्तन किए तो हाई कोर्ट आरओ लोक सेवा आयोग के आरओ या बीपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्टेट लेवल के किसी एग्जाम में, वनडे एग्जाम हुआ, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और शुष्क बर्फ ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। पहले देखेंगे आप, साल पेपर बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है या सीधे गैस में बदल जाती है। ठीक, वाष्पीकरण क्या है? क्वथनांक के कम ताप पर द्रव का गैस में बदलना ही वाष्पीकरण है। ठीक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? सतह का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण कम होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वाष्पीकरण तीव्र होगा। आर्द्रता, तापमान और वायु की गति, ये चारों प्रभावित करते हैं वाष्पीकरण को। आजकल जैसे पीसीएस में पूछा जा रहा है कथन कारण में, अगर पूछ ले वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सम्मिलित नहीं है और ये चारों दे दे, उसके बाद ऑप्शन बनाए, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 4 सही है। अब आप कैसे बनाएंगे? तो जब आप इस चारों के बारे में जानते रहेंगे तो आप लिखेंगे 1 2 3 और 4 चारों सही है। ठीक, वाष्पीकरण से शीतलन, पसीना आने पे शरीर ठंडा होता है, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा लगता है और एसीटोन त्वचा पर डालने पे ठंडक महसूस होती है। तो ये वाष्पीकरण होता है। ठीक, जैसे पसीना हमारे शरीर में होता है और वह जब हवा के संपर्क में आता है तो वाष्पीकरण के कारण शरीर पे ठंडा लगता है। ठीक, हालांकि गर्मी अंदर से रहती है लेकिन वह पसीना आपके शरीर पे ठंडक महसूस कराता है। यह वाष्पीकरण से शीतलन की प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण मात्रक, तापमान का केल्विन होता है। ठीक, ताप का मात्रक केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक, और लंबाई का मीटर, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, घनत्व का है केजी अपान एम क्यूब। ठीक, एक एटम बराबर 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे हैं, सर्वाधिक संपीड़ित अवस्था क्या होती है गैसों की? सर्वाधिक आकर्षण बल होता है ठोस में। सर्वाधिक विसरण किसका होता है? गैस का। बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन पे 273 केल्विन। जल का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। ऊर्ध्वपातन में ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है। वाष्पीकरण में द्रव गैस में बदलती है। शुष्क बर्फ, ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वाष्पीकरण की गति। ठीक, जब सतह क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण तीव्र होगा। ठीक, ये एरो का निशान बता रहा है तीव्र होगा, अगर नीचे है तो कम होगा। तापमान ज़्यादा है
तो वाष्पीकरण तीव्र होगा। आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा। वायु की गति अगर तेज है तो वाष्पीकरण तीव्र होगा। ठीक, देखिए अवस्था कैसे परिवर्तन होती है। कोई पदार्थ है ठोस, जब इसको आप बदलेंगे तो द्रव अवस्था में जाएगी, फिर गैस को ही शीतलन द्वारा ठोस में, जब इसको गैस को शीतल किया जाएगा ठंडा, तो यह द्रव में बदल जाएगी, और शीतल किया जाएगा ठोस में बदल जाएगी। जैसे पानी है द्रव अवस्था में, अगर इसको ठंडा किया जाए माइनस टेम्परेचर में तो बर्फ बन के ठोस बन जाएगी, और अत्यधिक उबाला जाए तो गैस अवस्था में बदल के पूरा भाप बन के उड़ जाएगी। ठीक, जैसे द्रव की तीनों अवस्थाओं की, तीनों पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, गैस है, द्रव है, ठोस। अगर गलन होगा तो ठोस द्रव में बदल जाएगा। वाष्पीकरण होगा तो द्रव गैस में बदल जाएगा। संघनन होगा तो गैस द्रव में बदल जाएगा, और जम जाएगी द्रव तो ठोस बन जाएगा। इसी तरह ठोस जब सीधे गैस में परिवर्तित होगा तो ऊर्ध्वपातन, और गैस जब सीधे ठोस में परिवर्तित होगा तो निक्षेपण की क्रिया कही जाएगी। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। हमारे आसपास द्रव्य के तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, कथन कारण में दे देगा, दुविधा में पड़ जाएंगे। गैसों के कण सबसे कम आकर्षण बल होता है। ठीक, और द्रव इन दोनों के मध्य की अवस्था है। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, गैसों में अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, और द्रव में यह मध्यवर्ती क्रिया होती है। ठोस के लिए उनके कणों की अवस्था अत्यधिक क्रमिक होती है। द्रव में कणों के परतें एक दूसरे से फिसलकर स्खलित हो सकती हैं। गैस में कोई क्रम नहीं होता, यह अनियमित होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं में बताया था, ठोस, द्रव, गैस, आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। ऊर्ध्वपातन, ठोस का सीधे द्रव में बने बिना गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में बदल जाते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं कौन कौन से कारक, बताया था भी। सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है। आर्द्रता, तापमान, वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक महसूस होती है, याद रखिएगा। पसीना होने पे, जब पसीना वाष्पित होकर उड़ता है तो हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। कौन सी क्रिया है? वाष्पीकरण। ठीक, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग की जाती है। कुछ राशियां दी, उनके मापक। तापमान केल्विन, के से डिनोट होता है। लंबाई मीटर, एम से डिनोट होता है। संहति किलोग्राम या भार का मात्रक किलोग्राम होता है। वजन भार होता है। दाब का न्यूटन होता है। ठीक, उल्टा लिख दिया इसमें। न्यूटन होता है। आयतन का घन मीटर, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर और दाब का पास्कल होता है। सॉरी, ये सही है। मात्रा का मात्रक होता है किलोग्राम। जैसे कोई
राशि है और उसका वजन होता है जिसका उसका होता है भार के लिए न्यूनतम न्यूटन कितने भार दाब लगा रहा है तो मतलब प्रेशर बल बल का न्यूटन होता है। ये बल का न्यूटन होता है। बल भार लिख दिया यहाँ पे, बल का न्यूटन होता है और ये भार जो लिखा जाता है ये इसको किलोग्राम में करते हैं। ठीक, क्या हमारे आसपास कोई पदार्थ शुद्ध है? ये एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर है, अध्याय 2। ठीक, चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें प्लस शेयर करें। शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ केवल एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ कोई शुद्ध होगा तो वो जायज सी बात है एक ही पदार्थ किसे कणों से मिलके बना होगा, एक ही प्रकार के कणों से मिलके बना होगा। ठीक, जैसे जल, सोडियम क्लोराइड, लोहा, सोडियम क्लोराइड, लोहा, जल एक ही पदार्थ से मतलब कणों से मिलके बने होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलके, इसलिए यह शुद्ध है। मिश्रण क्या है? मिक्सचर, दो या दो से अधिक पदार्थों के भौतिक रूप से मिलकर बनने की क्रिया को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के घटक के अपने अपने गुण होते हैं। जैसे मान लीजिए 4-5 पदार्थ मिलकर कोई मिश्रण बनाए, सबका अपना अपना महत्व है। मिश्रण के प्रकार दो होते हैं, समांगी विषमांगी। संगठक पदार्थ समान होते हैं, मतलब 1 kg कोई पदार्थ है दूसरा भी 1 kg है तो यह समांगी मिश्रण है। नमक का घोल, वायु, चीनी का घोल, ये समांगी मिश्रण है। ठीक, विषमांगी संघटक पदार्थ असमान होते हैं। मिट्टी, तेल और पानी, रेत और पानी, ये आपस में कम ज्यादा होते हैं तो विषमांगी माने जाते हैं। विलयन क्या है? विलयन दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक, समांगी है विलयन, याद रखिएगा। जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी और पानी में चीनी गल जाती है तो चीनी क्या है? चीनी विलेय है। और पानी क्या है? विलायक, जिसमें कोई पदार्थ घुल जाता है। विलयन के गुण, यह समांगी होता है। कण के आकार 1 नैनोमीटर तक होते हैं। टिंडल प्रभाव से नहीं दिखता, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखता। छनन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जब चीनी पानी में घुल जाती है तो आप छान के उसे अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी में विलीन हो गई। अस्थाई मिश्रण होता है, कण नीचे नहीं बैठते। ठीक, अर्थात जब आप चीनी या नमक घोलते हैं पानी में तो उसके कण नीचे बैठते नहीं हैं, वो पानी में ही मिल जाते हैं। जैसे नमक का घोल, चीनी का घोल, वायु और तांबे के सल्फेट विलयन। निलंबन क्या है? सस्पेंशन, यह विषमांगी मिश्रण है। कण आंखों से दिखाई देते हैं, टिंडल प्रभाव से दिखाई देते हैं। टिंडल प्रभाव पढ़ाएंगे आपको, टिंडल प्रभाव। कण नीचे बैठ जाते हैं, छनन द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे मिट्टी और पानी, मिट्टी अगर घोल दी जाए पानी में और उसे छानेंगे तो मिट्टी अलग हो जाती है, उसके कण दिखते हैं मिट्टी के। चाक, पाउडर और पानी, आटा और पानी। ठीक, कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड विषमांगी मिश्रण है। कण आंखों से दिखते नहीं है, टिंडल प्रभाव दिखता है। अस्थाई मिश्रण होते हैं, छानने पर अलग नहीं होते। कणों के आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर तक होते हैं। जैसे दूध कोलाइड है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। ठीक, धुआं, कोहरा, शेविंग क्रीम, जेली, ये सब कोलाइड के रूप हैं। क्या क्या? दूध, धुआं, कोहरा, शेविंग क्रीम, जेली, ये सब कोलाइड के उदाहरण है। कई बार पूछा गया है प्रश्न है। विलयन, कोलाइड, निलंबन के आपस में संबंध क्या है? देखिए, कण के आकार विलयन का 1 नैनोमीटर से कम होता है, कोलाइड का 1 से 1000 नैनोमीटर और निलंबन का 1000 नैनोमीटर से अधिक। दृश्यता, विलयन में नहीं दिखाई देते, कोलाइड में भी नहीं दिखाई देते, निलंबन में दिखाई देते हैं। टिंडल प्रभाव, टिंगल नहीं है, टिंडल प्रभाव है। ठीक, टिंडल प्रभाव है ये। विलयन में नहीं दिखता, कोलाइड में दिखता है, निलंबन में दिखता। अस्थायित्व, यह अस्थाई होते हैं विलयन, कोलाइड भी अस्थाई होते हैं, निलंबन अस्थाई होता है। कणों का बैठना,
कण नीचे नहीं बैठते, पानी में विलीन हो जाते हैं। कोलॉइड में भी नीचे नहीं बैठते, लेकिन निलंबन में बैठ जाते हैं। छनन द्वारा अलग होता है, विलयन नहीं किया जा सकता। कोलॉइड को नहीं किया जा सकता, निलंबन को अलग किया जा सकता है। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कोलॉइड के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। दूध में प्रकाश की किरणों का दिखाई देना। जब आप दूध में प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने का प्रयास करते हैं तो प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं आर पार, ठीक। यह टिंडल प्रभाव है। संतृप्त विलयन क्या होता है? निश्चित ताप पर जितना अधिक विलय घुल सकता है उसे संतृप्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी है, अब इसमें जितना अधिक चीनी आप घोल सकते हैं, एक ऐसा कंडीशन आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, मतलब इतनी गाढ़ी हो जाएगा आपका जो बनाते हैं घोल चीनी और पानी का, कि पानी अब घुल में चीनी घुल नहीं पाएगी। जब तक घुलेगी तब तक यह क्रिया चलती है, अर्थात निश्चित ताप पर जितना अधिक विलय घुल जाए उतना घुल जाने पर संतृप्त विलयन होता है, ठीक। और जब घुलना बंद हो जाएगा तो असंतृप्त। भौतिक परिवर्तन वह पदार्थ जो रासायनिक संरचना नहीं बदलती, केवल भौतिक संरचना में ही परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, नमक का घुलना, ये कौन है? भौतिक परिवर्तन। इन्हें पुनः अपने दूसरे रूप में प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में ऐसे समझिए, कोई पदार्थ है, आप उसे किसी पदार्थ में बदल दीजिए, लेकिन उसके पश्चात फिर उसे पुराने अवस्था में लौटाया जा सके। जैसे बर्फ पिघलेगी पानी बन जाएगा, पानी को फिर जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा। पानी का उबलना, पानी वाष्प बनेगा, वाष्प को आप संघनित करेंगे तो फिर से द्रव बन जाएगा। नमक का घुलना, नमक को घुला दे और पानी को वाष्प बना के उड़ा दीजिए तो नमक की मात्रा उसमें बची रह जाती है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है और संरचना भी भिन्न होती है। जैसे लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, लकड़ी जल गई तो कोयला बन गया, अब उसे आप लकड़ी में नहीं परिवर्तित कर सकते। लोहे में जंग लग जाता है तो आप शुद्ध लोहा नहीं प्राप्त कर सकते। भोजन का पचना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तत्व क्या है? तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ जो इसे रासायनिक विधि से और सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। एलिमेंट या तत्व वह पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें किस रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, वह तत्व है। तत्वों की संख्या कुल अभी तक 100 मानी गई है जो खोज हुई है। प्रकृति में कितने हैं? 92, ठीक। शेष कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। अधिकांश तत्व ठोस हैं, इसमें 100 में अधिकांश तो ठोस अवस्था में है। केवल 11 क्या है? द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में 11 हैं और 2 है द्रव अवस्था में। पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये कई बार, कम से कम मुझे लगता है 20 बार पीसीएस और वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कमरे के तापमान में कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे देता है, इसमें से कभी ब्रोमीन, कभी पारा, कभी ब्रोमीन, कभी पारा। आप साइंस की भूगोल फिजिक्स उठा के सॉल्व करिए, आए हुए प्रश्न आपको इसके क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है किसी भी एग्जाम में। 100 में 2 द्रव मतलब पदार्थ ऐसे हैं, तत्व, दो तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन? पारा और ब्रोमीन। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। धातु क्या है? चमकदार होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातु ऊष्मा की भी सुचालक और विद्युत की भी। तन्य और आघात वर्तनी होती हैं, जैसे सोडियम, लोहा, तांबा, चांदी। अधातु क्या है? ऊष्मा और विद्युत दोनों के कुचालक होते हैं, चमक नहीं होती, क्षणभंगुर होते हैं, गंधक, ऑक्सीजन, क्लोरीन। उपधातु जिसमें ऐसे पदार्थ जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन, बोरान और जर्मेनियम। उपधातुएं हैं, ये तीनों नाम याद रखिएगा, कभी आ जाए आप दुविधा पड़ जाएंगे। उपधातु में कौन कौन है? सिलिकॉन है, धातु अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, बोरान है और जर्मेनियम। यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से जो रासायनिक संयोजन बनता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे जल एक पदार्थ है, चीनी एक पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये सब पदार्थ के रूप हैं। अंतर समझते हैं, मिश्रण और
यौगिक में। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। तत्व क्या, यौगिक क्या करता है? तत्व क्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है। यहाँ एक नई मतलब वस्तु का निर्माण होता है, यहाँ नहीं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। जब नया पदार्थ बन जाएगा तो उसका संगठन अस्थायी हो जाता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। किसी पदार्थ के जो गुणधर्म होंगे मिश्रण में वो परिलक्षित होते हैं। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। अब जब नया पदार्थ बन गया तो नए पदार्थ के गुणधर्म जो है पुराने से मैच नहीं करते। घटकों को विभिन्न विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। देखिए, अभी तक प्रकृति में कुल 100 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 100 में से 92 प्रकृति में पाए जाते हैं, शेष प्रयोगशाला में निर्मित किए गए हैं। ठीक, मानव निर्मित है, अर्थात प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने निर्मित किया है। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 कमरे के तापमान पर गैस में पाए जाते हैं और 2 ऐसे हैं, पारा और ब्रोमीन, जो कमरे के तापमान में द्रव हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 203 केल्विन पर से कुछ अधिक ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन? गैलियम और सीजियम। ठीक, शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक के मध्य अंतर क्या है? देखिए, शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में देखेंगे तत्व और यौगिक में अंतर क्या है। तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते, ये सबसे सूक्ष्म कण होते हैं। नियत संगठन रासायनिक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों को विघटित किया जा सकता है यौगिक में। उदाहरण, तत्व में कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा। यहाँ उदाहरण जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि इसके उदाहरण हैं। मिश्रण कोई संघटक नहीं, समांगी मिश्रण होता है या विषमांगी, 2 ही मिश्रण होते हैं। समान संगठन जब मिलेगा समांगी, असमान संघटक मिलेंगे तो विषमांगी। असमान में देखिए 1%, 99%, ऐसे घटते क्रम में कुछ भी हो सकता है। पता चला 25 है, 50 है, ये 50 है, ये 25 है। तो विषमांगी में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे समान होंगे दोनों। ठीक, जैसे जल में चीनी घोली जाती है समान संघटक में, जल में नमक का घोल, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर का घोल, जल और एल्कोहल का घोल। विषमांगी में क्या है? बालू तथा नमक का मिश्रण, चीनी नमक का मिश्रण, लकड़ी, रक्त, तेल में जल। जब तेल में जल मिला दिया जाए तो इस तरह से हम लोग कक्षा 9 की एनसीईआरटी के प्रथम 2 चैप्टर को कवर किए हैं। जो मूल बातें थी उन सभी बिंदुओं को समझे हैं। आपका जब बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे अच्छा कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा देखिए। ठीक है।